CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिलीप शनॉय जो कि भारत वेब3 एसोसिएशन से हैं। दिलीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी एक्ट पे ही जानना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा असमंजस में अब ये फंसती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते तक काफ़ी यूफोरिया था, अब जिस तरह का स्लो डाउन है और जो कंसर्न्स हैं उसे आप कैसे रीड करते हैं, और अगर ये इफ इट डजंट गो थ्रू तो किस तरह की कंसर्न्स फिर से हम यहाँ पर लौटता हुआ देखेंगे? देखिए, जैसे कि यूएस का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और खास तौर अभी जैसे कि मिड टर्म्स आ रहे हैं और ये वॉर के परिस्थिति में है और काफी पॉलिटिकल टेंशन है। ये जो क्लैरिटी एक्ट में जो डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं और डिफरेंट सजेशंस आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसका एक जो प्रोसेस होता है वहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस काफी पहले रेगुलेशन में भी गया है। हाँ, वहाँ पे इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस लेकर के काफी चिंतित है। उन्होंने सजेशंस दिए हैं, लेकिन जैसे ये लेजिस्लेशन आगे बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद है कि एक तरीके से ये पास हो जाएगा। और ये ज्यादा अभी तो जैसे है कि ज्यादा चिंता करने की अ, समय नहीं है, प्रयास करने के समय है। वहाँ के जो इंडस्ट्री और वहाँ के जो अलग जो स्टेक होल्डर्स है कि इसको एक तरीके से कैसे एक एक्ट निकाल के है कि सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करे। हम्म। दिलीप जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, यूबीएस है, सभी यहाँ पर ऑन चेन आने लगे हैं। हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की टोकनाइजेशन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली अब होते हुए देखी है। कैसे आप ये एक तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ जहाँ पर इंडिया इन सब चीज़ों से एब्सोल्युटली अछूता है? नहीं, ये एक काफी इंटरेस्टिंग और लेकिन चिंताजनक एक तरीके से पोजीशन है। वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसको रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं, टोकनाइज प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को लेके आ रहे हैं। और ये जो हमने इंडिया में जो स्टैंड्स लिया है, अभी इसको एक दफे के रिविजिट करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इसको रिविजिट करके ना एक कैलिब्रेटेड अप्रोच ले, ये डेंजर ये है कि जैसे पहले ही जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज और अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक हिस्ट्री है, जिस जिस कंट्रीज ने इसको डेवलप किया है और इसको ज्यादा प्रमोट किया है, वो एक लीडर्स निकले हैं। हम्म। तो हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और आईटी आर्किटेक्चर और जो वेब 3 आर्किटेक्चर आगे जा करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक लीडरशिप पोजीशन के बगैर अगर हम एक फॉलोइंग पोजीशन में आ गए तो एक चिंता की एक वो इट्स लाइक अ बिट वरिंग सिचुएशन। तो उसकी ये चिंता करके सब स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब यूएस में 2008 में थोड़े से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ रहे थे और आरबीआई ने कॉशन किया था और भारत उस पर नहीं गया था, तो जब वो मेल्ट डाउन हुआ तो वी वर काइंड ऑफ भारत एक तरह से प्रोटेक्टेड है। तो ये दोनों जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और लूजिंग आउट इम्पैक्ट है और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट और एक तरीके का शील्डिंग, ये अपने से प्रॉब्लम से शील्ड करना, इन दोनों के बीच में अभी चॉइस करने की जरूरत है और एक बैलेंस पॉलिसी आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इंडिया में। हम्म। पिछले कुछ दिनों में हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होते हुए देखी एक्सचेंजेस के साथ। आई एम नॉट टू श्योर अगर आप उसका पार्ट थे यहाँ पर, लेकिन कंसर्न्स हैं, अनसर्टनिटीज भी हैं, यहाँ से क्या कुछ निकल के आया है? नहीं, देखिए, मैं तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन जैसे चेयरमैन ने बयान दिया था और जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बयान दिया था, और हाल ही में गवर्नर आरबीआई ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आरबीआई वाले तो स्टेटमेंट बड़ा सिंपल था, उनसे पूछा गया था कि डिस्कशन पेपर आएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिस्कशन पेपर भेजा था, आरबीआई ने उसमें कमेंट्स दे दिए हैं और हम अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का जो है, वो ट्रेडिशनल जो भारत में जो देखा, इंडिया में जो देखा जाता है, जो ट्रेडिशनल कंसर्न्स है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग,
टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो एक तरीके से और एंटी लॉफुल एक्टिविटीज या स्कैम्स वगैरह और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये ओरिजिनल सेट ऑफ जो कंसर्न्स थे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लेकर के, उसी के फ्रेमवर्क में देख रहे हैं डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इसको जो जो कंसर्न्स हैं वो बदले नहीं है, लेकिन उसके आंसर्स और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो पिछले कई साल में काफी बदल गए हैं। इंडिया उस टाइम हमारे पास ना तो एफआईयू के अंदर आते थे, ना एफआईयू का जो सिस्टम था। अब एफआईयू के अंदर सारे एक्सचेंज रजिस्टर होते हैं, सच वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर होते हैं, और काफी दुनिया भर में और एफएटीएफ की रिपोर्ट में भी इंडिया का जो फ्रेमवर्क है और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क रिकग्नाइज किया गया है। और दूसरी तरफ जो स्कैम्स हैं और जो वो I4C के SOPs निकले हैं और सर्टेन के गाइडलाइंस अपडेट हो रहे हैं, तो इस तरह से काफी हद तक जो ओरिजिनल जो कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे एक तरीके से एड्रेस हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से उन कंसर्न्स को दोहराते हुए अब जो सॉल्यूशंस मांगे हैं, ये लगता है कि काफी कुछ सॉल्यूशंस आ गए हैं और कोई स्टेबिलिटी आ रही है इस सेक्टर में। लेकिन अभी भी बहुत फैसला तय करना है, क्योंकि रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी या जो भी कुछ होगा वो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। ऑलराइट, ऑफ कोर्स काफी इंतजार किया है, कुछ और कर सकते हैं जब तक चीजें सही डायरेक्शन में यहाँ पर जा रही हैं। एक फाइनल सवाल यहाँ पर दिलीप जी, और ये ओवरऑल मूवमेंट इन मनी जिस तरह से हमने क्रिप्टोज में आते हुए देखी है इन द रीसेंट कपल ऑफ वीक्स, हमने ईटीएफ बिटकॉइन स्पॉट में से तो हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं, लेकिन अच्छा खासा गेन्स यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में है। इथीरियम, हाइपरलिक्विड, सोलाना, XRP ये बेहतर करते हुए नजर आए हैं। मैच्योरिटी ऑफ कोर्स मार्केट्स में यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जिस तरह की मनी रोटेशन है वो आपको क्या बताती है? नहीं मनीषा, इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके बीच में। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना, इनिशियली वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे, क्योंकि आप पहले दफे जब इन्वेस्ट करो तो सारे तो जो एडवाइजर हैं, जो मार्केट में जो लोग कहते हैं कि आप बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट करिएगा क्योंकि ये सेफेस्ट है। लेकिन लोग भूलते हैं कि जैसे इथेरियम भी एक्चुअली उसका जो वैल्यू दो हिस्से से आता है, एक तो जो ट्रेडिंग से आता है, पर दूसरा जो उनके चेन पे यूज केसेस होते हैं और ईथ के डिमांड होते हैं, और उसके लिए उसका भी काफी है। लेकिन जैसे आपने सोलाना और दूसरे जो टोकन्स की बात की थी, उनकी जो चेन्स में काफी एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। XRP तो काफी स्टेबल कॉइन्स और उसके ऊपर काफी यूज केस है। तो जैसे वो यूज केसेस बढ़ रहे हैं और उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उनके ट्रांजैक्शन एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका वैल्यू भी वैसे बढ़ रहा है। 1-1.5 साल पहले कोई इस सेक्टर में एक यूज केस टोकन अदर देन बिटकॉइन इथेरियम, उसका वैल्यूएशन करने के इतना साफ तरीके कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब काफी इंटीग्रेट कभी से एनालिसिस करने के, उनके कितना वैल्यू है, कितना टर्नओवर है एक्सेट्रा, उससे आप वैल्यू कर सकते हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ऑल्ट दूसरे कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स तो नहीं कर सकते, दूसरे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जो यूज केस बेस्ड है, उन पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, मार्केट्स में मैच्योरिटी है और वो नजर भी आती है ऑफ कोर्स, लेकिन पॉलिसी एक चीज है जहां पर अभी भी इंडिया को इंतजार है। मिस्टर शेनॉय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।